जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का भाग 3 का पहला चैप्टर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो हिस्ट्री है वो 3 भाग में डिवाइड है। ठीक है, तो पहले भाग का पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था, दूसरा को हम लोग इसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो तीसरे भाग का पहला चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आते हैं पहले सवाल पे। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बंगाल में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक है, यहाँ पर इक्तादारी भी होता है, ठीक है, एक प्रथा थी। तो उस समय जो था कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा। जोतदार कौन होते थे? अब ये जो जोतदार थे वो कौन होते थे? तो धनवान रैयत, जो धनवान रैयत होते थे वो होते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश किया गया 1813 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने किया। तो ये क्या था? फ्रांसिस बुकानन ने। किसने किया था? फ्रांसिस बुकानन ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो एक चिकित्सक था। कौन था? एक चिकित्सक था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है कि पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। तो ये जानाता है हल को, है ना। पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में किसको जानते हैं? हल को। गुंजारिया क्या है बतानी है आपको। ये जो गुंजारिया है वो क्या है? तो एक पर्वत का नाम है। किसका नाम है? एक पर्वत का नाम है। नेक्स्ट है, किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ था। तो मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था आपको बतानी है। तो संथाल विद्रोह हुआ था, ये 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब किया हुआ। तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण 1859 में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई। सही जवाब हो जाएगा 1878 में। दमिन एकोह क्या है आपको बतानी है। तो दमिन एकोह संथालों की भूमि को कहा जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है और अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान में रखिएगा। हल और कुदाल के बीच संघर्ष का क्या आशय है। तो संथालों और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई। ठीक है, संथालों और पहाड़ियों बीच की लड़ाई। बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गुमनाम। अमला कौन था। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था। ठीक है, यानी जो टैक्स वसूल करते हैं ना, उसी को कहा जाता था। बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, यानी डॉक्टर था, जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अंग्रेज़ों का उद्देश्य व्यापार करना, जिसे मुख्य रूप से इंग्लैंड में बनी वस्तुएं भारत में बेचना था। ठीक है,
बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही फेमस सवाल है। तो सन 1600 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। ठीक है, मतलब जो जमींदार थे उनको एक कुछ पैसे लेकर के उनको भूमि दे दी गई। जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। यानी अगर आपको जैसे कि पैसा आपको लौट देना है अंग्रेज़ों को, तो आपको जो टाइम दे दिया कि 10 तारीख को सूर्यास्त यानी कि सूर्य डूबने से पहले आपको दे देना है, यानी शाम होने से पहले दे देना है। ठीक है, एक कानून पास कर दिया। इसी कानून को जो है सूर्यास्त कानून कहा जाने लगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए कि झूम की खेती से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि झूम कृषि का एक आदिम प्रकार का कृषि है। आदिम मतलब बहुत पुरानी कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। ठीक है, काटा गया फिर उनको जलाया गया और साफ़ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। झारखंड में झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरवा। याद रखिएगा, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? कुरवा कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। हमने आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप अपने सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और कौन से विषय में तकलीफ़ हो रही है या कौन से विषय को आप लोग पहले मतलब कि कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए उन विषयों पर वीडियोस बना पाएँ।